और फिर कल के साथ तो सब चार अलग अलग वाटर को का एक मिलेगा और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को रोटेट कराते हैं अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को रोटेट कराया तो कितना एंगल कराया थीटा कोण से थीटा तो कितना वर्क करना पड़ेगा उसका फॉर्मूला में लिखा क्या आया था W बराबर आया था हाँ PE ब्रैकेट में cos थीटा माइनस cos थीटा देखा यहाँ माइनस भी खर्चा आ गया हाँ तो ये फॉर्मूला था अगर आपने डाइपोल को कहां से कहां रोटेट कराया है थीटा नॉट से थीटा अगर मैं कहूं थीटा नॉट से थीटा मतलब डाइपोल पहले से रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ एंगल पे तो मैंने कहा मान लो ये थीटा एंगल थीटा नॉट है और आपने इसको थीटा एंगल रोटेट करा दिया मतलब यहाँ तक रोटेट करा दिया तो थीटा नॉट से थीटा रोटेट कराया तो ये फॉर्मूला है वर्क का अगर मान लो आप इक्विलिब्रियम से रोटेट कराते हैं इक्विलिब्रियम मतलब इसके साथ में रखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती तो उस पोजीशन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं तो उस केस में जो थीटा नॉट है वो कितना हो जाता है हमारा जीरो हो जाता और थीटा नॉट जीरो होगा तो फिर फॉर्मूला आएगा वर्क का माइनस को अंदर पहुंचा देते हैं फिर आएगा वन माइनस कॉस थीटा ये फॉर्मूला इक्विलिब्रियम से है और ऊपर वाला फॉर्मूला आपका किसी एंगल में ठीक है ये वर्क निकाला था हमने आज हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी यू किसका डाइपोल डाइपोल को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो डाइपोल को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा वो वर्क उस डाइपोल में किस फॉर्म में स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करेंगे ठीक है तो हेडिंग डालो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा ठीक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस पोटेंशियल एनर्जी की बात करना मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल का है इंफिनिटी पर इंफिनिटी का मतलब बहुत दूर उसको उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए डाइपोल को क्योंकि डाइपोल के पास क्या होता है चार्ज एक निगेटिव और एक पॉजिटिव तो निगेटिव वाले को तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद खींचेगी अट्रैक्ट करेगी निगेटिव वाले चार्ज को पॉजिटिव वाले को नहीं करेगी पॉजिटिव को रिपल करेगी तो निगेटिव वाले को जो अट्रैक्ट करेगी तो पॉजिटिव वाले पर फोर्स हमें लगानी है निगेटिव वाले पर फोर्स हमें नहीं लगानी क्योंकि निगेटिव वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड खुद लगाएगी देखो मैं क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ ये मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल ई और यहाँ पर एक डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू डिस्टेंस कितनी होगी टोटल 2
पॉइंट से है तो है टोटल 2, ठीक है। अब इस डायपोल को हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आना, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ जो माइनस वाला जो चार्ज है इसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो क्योंकि ये इधर इसको खींच रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किधर लगानी है, इधर लगानी है उधर लगानी है, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगानी है, मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। भाई इसको तो खींच रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको खींच रही है डायपोल में, तो हमें क्या करना है ताकि इसका क्या ना बढ़े, एक्सेलरेशन ना हो, इसमें एक्सेलरेशन ना हो, स्पीड बढ़े ना इसकी, क्योंकि बहुत स्लोली स्लोली लेकर आते हैं तभी तो वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये माइनस क्यू में रहेगा, है माइनस क्यू को क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस का चार्ज तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को दिया, साइड माइनस के पास, ठीक है। अच्छा नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट फोर्स लगती है ना, अगर कोई माइनस का क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इसको फोर्स किधर लगेगी, इधर या इधर, बताओ। इधर लगेगी ना, फील्ड के अपोजिट पॉजिटिव पर लगती है इधर, फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत कम है लेकिन वैल्यू की, जैसे जैसे पास लाओगे ये फोर्स क्या होगी, बढ़ती जाएगी ना इसकी अट्रैक्शन की, तो फोर्स बढ़ती जाएगी, मतलब कहने का मतलब ये है फोर्स बढ़ेगी नहीं, मतलब यूनिफॉर्म ही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगी, कहने का मतलब ये है इस माइनस क्यू चार्ज, इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगी, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स किस पर लगानी है, इधर की डायरेक्शन में लगानी है, ये एक्सटर्नल लगेगा, ताकि जो वेलोसिटी रहे वो क्या रहे, कांस्टेंट, स्पीड चेंज ना हो, कहने का मतलब ये है, क्योंकि जब ये इसको अट्रैक्ट करेगी तो इसकी स्पीड चेंज हो सकती है, तो क्योंकि हमें इसको स्लोली स्लोली लेकर आना है तो एफ एक्सटर्नल उधर लगेगा कुछ डायरेक्शन। अब मान लो जब आप इसको इसमें लेकर आओगे, ये डाइपोल पूरा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया, सही, मान लो यहाँ आ गए, ठीक है, ये माइनस का क्यू चार्ज है और ये प्लस का क्यू है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है, 2 है। तो मुझे बताओ जब आप डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आए तो किस चार्ज ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, प्लस क्यू ने या माइनस क्यू ने, यहाँ पर एक चार्ज ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है और एक चार्ज ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, किसने ज्यादा कराया, माइनस वाले ने ज्यादा, ये माइनस वाला है, प्लस टू से कितने आ गए, 12 आ गए, तो जब ला रहे हैं उसको इनफाइनाइट से उठाकर, तो जब यहाँ लाया आपने यहाँ रखा, तो प्लस क्यू तो इस माइनस क्यू से 12 पीछे है ना आपकी, तो माइनस वाले ने 12 डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, बात समझ आ रही है। और इस पर जो प्लस वाला चार्ज है इस पर फोर्स कितना लग रहा है, इधर, और माइनस वाले चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स है वो किधर है, इधर, एफ ई, इस एफ ई की क्या वैल्यू होगी, एफ ई की क्या वैल्यू होगी, माइनस के चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है, अरे क्यू इनटू ई लगता है, मेरे पास समझ आ रही है? पहले से लिखो फिर आप फॉलो करो, देखो वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया जाता है, ठीक है। नहीं ऐसे लिखो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव
को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में अनंत से वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार लाया जाता है कि पी वेक्टर क्या है, डाइपोल मोमेंट है ना, पी वेक्टर तथा ई वेक्टर एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। ठीक है, देखो यहाँ अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पूछी जाए तो किधर से होती है, माइनस से प्लस होती है ना, पी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे ही है इसमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे ही है, तो यहाँ पर भी पी वेक्टर कैसा है, मतलब क्या है, जो पी वेक्टर है और जो पी वेक्टर है उनकी दोनों की डायरेक्शन सेम है, इस तरह से हम डाइपोल को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जब इस तरह से हम लेकर आएंगे तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव वाला जो चार्ज है और निगेटिव वाला जो चार्ज है, नेगेटिव वाला चार्ज पॉजिटिव से ये 2l डिस्प्लेसमेंट ज्यादा चलेगा, 2l डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा इसका नेगेटिव चार्ज, समझ आ रही है, तो देखो इस बात को, देखो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए आवेश प्लस क्यू पर, आवेश प्लस क्यू पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तथा आवेश माइनस क्यू पर, आवेश माइनस क्यू पर वैद्युत क्षेत्र बल लगाते हैं, आवेश माइनस क्यू पर वैद्युत क्षेत्र बल लगाता है। देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जब इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाओगे तो देखो यहाँ पर हमें इसकी डायरेक्शन गलत बता दी है, समझो देखो ये डाइपोल पे दो चार्ज है, माइनस क्यू प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज पे फोर्स लगाएगी, अट्रैक्शन वाली फोर्स दोनों पे लगाएगी, तो फोर्स तो इस पे भी लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और फोर्स इस पे तो लगेगी वो अट्रैक्शन की लगेगी, और इस पर तो लगेगी वो रिपल्सन की लगेगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों पर फोर्स लगा दी। ठीक है, अब माइनस क्यू चार्ज को तो इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट कर रही है ना, अपने अंदर लेकर आ रही है ना, और प्लस क्यू चार्ज को रिपल कर रही है, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स किस पर, कौन से चार्ज पे लगानी है, इस डाइपोल को अंदर लाना है, प्लस क्यू पे लगानी है, किस डायरेक्शन में लगानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगानी है, क्योंकि अपोजिट तो लगी रही है ना ऑलरेडी, हमें दोनों फोर्स इधर चाहिए, तो डायरेक्ट इधर आएगा, तो हम किस पर फोर्स लगाएंगे, केवल प्लस क्यू पर फोर्स लगाएंगे, माइनस क्यू पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा है। तो ये लाइन लिखवाई गई है, क्या लिखवाया मैंने, आवेश प्लस क्यू पर एक्सटर्नल फोर्स द्वारा कार्य किया जाएगा, जबकि आवेश माइनस क्यू पर वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा, ये तो है, ये वर्क का अर्थ है लिखा था बल है ना, यानी माइनस क्यू पे जो वर्क होगा वो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, प्लस क्यू पे जो वर्क होगा वो किसकी वजह से होगा, एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगाएंगे उसकी वजह से, बात समझ आ रही है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है वो कौन से चार्ज पे कर रही है, माइनस पे या प्लस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज पे वर्क कर रही है, माइनस वाले पे, क्योंकि वो खींच रही है, बात समझ आ रही है? तो हमें जो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क होगा, जो जितना वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी, एक्सटर्नल वर्क नहीं, जितना वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी वही तो कन्वर्ट होगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, बात समझ आ रही है? तो आपको वर्क कौन सी फोर्स का निकालना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है केवल माइनस की क्यू चार्ज, और कितनी लगा रही है, क्यू इंटू ई लगा,
अच्छा माइनस क्यू पर जो फोर्स लग रही है वो तो क्यू इंटू ही है। क्या वर्क केवल फोर्स से निकल जाता है क्या? हमें तो समझो हमें क्या निकालना, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है किसके, वर्क के, डब्ल्यू के। डब्ल्यू कैसे निकलता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यही तो फॉर्मूला है। तो फोर्स तो पता है, माइनस क्यू का डिस्प्लेसमेंट कितना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पता होने चाहिए ना, नहीं तो फोर्स वर्क निकालो। क्यों ट्वेल्व क्यों है, ट्वेल्व डिस्प्लेसमेंट ज्यादा चला है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ माइनस क्यू का, एक्स ना, मैंने तो दिमाग में मान लिया, मैंने दिमाग में मान लिया माइनस क्यू का डिस्प्लेसमेंट ट्वेल्व ही होगा, बिल्कुल सही बात। आप इस डिस्टेंस को क्यों देख रहे हो, ये वाली जो डिस्टेंस है वो तो दोनों ने साथ साथ ट्रेवल करी है ना। एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी माइनस क्यू ने, टू है, तो उसका तो डिस्प्लेसमेंट केवल यही ट्वेल्व ही हुआ माइनस क्यू का, बाकी यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों की सेम ही है, तो उसको डिस्प्लेसमेंट में लेंगे कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया माइनस क्यू, वो उसका डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो क्या ट्वेल्व क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कितनी लग रही है, क्यू इंटू टी। बात में आ गई, तो वर्क निकाल सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। तो पहले बताओ मैंने लिखवा कहां तक दिया था, माइनस के ऊपर वैद्युत क्षेत्र बल लगाता है, यहाँ तो बात समझ में आ गई। इसमें आगे लिखो, एक लाइन और लिखो, कुछ लिखा है। हाँ इसी में देखो, अनंत अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर आने में वैद्युत क्षेत्र के भीतर आने में माइनस क्यू को प्लस क्यू से, माइनस क्यू को प्लस क्यू से 2l दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। 2l दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। अतः वैद्युत क्षेत्र द्वारा माइनस क्यू पर किया गया कार्य, माइनस क्यू पर किया गया कार्य अधिक होगा, तथा यह कार्य निगेटिव भी होगा, क्योंकि क्यू माइनस का है ना, वर्क निकालेंगे स्केलर क्वांटिटी फिर साइन लेंगे, निगेटिव भी होगा। ठीक है, ऐसा बात समझ में आ गई? तो कैसे निकालेंगे वर्क, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, W इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये होगा फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, माइनस क्यू पे जो फोर्स लग रही है वो वाली फोर्स लेंगे, इनटू एक्स्ट्रा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट और माइनस क्यू पर जो चार्ज फोर्स लग रही है वो, और मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस क्यू की जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, टू है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम ही होते हैं, और डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट है, तो यही चीज। तो देखो फोर्स कितनी लग रही है माइनस क्यू पर, माइनस क्यू इंटू तीन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है माइनस क्यू का, टू इंटू एल। ठीक है, यहां से टू इंटू ट्वेल्व क्या बन जाएगा, पी हो जाता है, तो इसको कह सकते हैं पी इंटू, इतना वर्क होगा इस डाइपोल पर इंफिनिटी से लाने में। अब आपको पता है जो वर्क होता है इस चार्ज पर, ये तो ये चार्ज का कमी हो गया, वो वर्क ही उसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क ही एंड ये वर्क ही किसमें स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो यू बराबर कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का पी इंटू
नोट करो, ये डायग्राम बनाओ, नोट करो सारा। ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है हमारी, ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? इसको हम यू नॉट कह देते हैं। ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जितनी पोटेंशियल एनर्जी तब स्टोर हुई है जब इसको हम इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए। बस ये लाए हैं ना, तो वर्क जो करा है वो वर्क जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, ये वो लाना है। अब मान लो आपसे कहा जाए कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आए और फिर इसको रोटेट करा दिया, फिर इसको रोटेट भी करा दिया, पहले लेकर आए इंफिनिटी से और फिर इसको रोटेट करा, तो आप टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी लाने की यू नॉट प्लस एक पोटेंशियल एनर्जी तब जब इसको रोटेट कराया, तो रोटेट कराते वक्त कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? दोनों ऐड हो जाएंगे। तो बताओ रोटेशन में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है? अगर डाइपोल को आप रोटेट करा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो नहीं होता हुआ कितनी पीई तो होगी। मैंने ऐसा बताया आपको कि कितना घुमाया मैंने थीटा डिग्री घुमाया है, बताओ कितनी? अभी पॉइंटर लगाया मुझे तो पीई तो होगा cos थीटा। क्या? ये फंक्शन नहीं, दिमाग लगाओ, दिमाग ऐसे कितना होगा? क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? कैसे निकालते हैं? जितना वर्क होता है उतनी ही क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। लाने में जितना वर्क हुआ उसी को हमने क्या कहते हैं, लाने की पोटेंशियल एनर्जी। इतना वर्क हुआ है तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी। अब मैं कह रहा हूँ उसको मैंने रोटेट करा दिया इसमें, तो रोटेट करने में जितना वर्क होगा उतनी उसमें क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको रोटेट कराने में कितना वर्क होता है, इसको करा था ना हमने, कितना वर्क होता है जब हम इसको रोटेट करा देते हैं इसमें, कितना वर्क करना पड़ता है। वर्क का फॉर्मूला नहीं बताया था, क्या था? अगर मान लो इक्विलिब्रियम से रोटेट कराया तो क्या था? पीई, इक्विलिब्रियम से पीई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, यही तो था। ये वर्क था रोटेट कराने में, तो आप जानते हो जितना वर्क होगा उतनी तो क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा तो एक तो ऐड करूंगा कौन सी वाली, यू नॉट वाली, जितने में ला जितनी पोटेंशियल एनर्जी लाने में होगी, प्लस ऐड करूंगा कितने, क्या डब्ल्यू, डब्ल्यू कौन सा है? रोटेशनल वर्क, रोटेशन कराने में इतना वर्क कर रहा है, ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा टोटल। तो ये हो जाएगा यू नॉट की वैल्यू बताओ, माइनस का पी इंटू ई प्लस डब्ल्यू कितना, अगर इक्विलिब्रियम से हमने रोटेट कराया तो पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, पी के अंदर मल्टीप्लाई कर दो जरा, फिर आ जाएगा माइनस का पी ई प्लस ये जाएगा, देखो पहले 1 से करेगा तो पी ई आ जाएगा, फिर कॉस थीटा करेगा तो माइनस का पी ई कॉस थीटा, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है लाने में और घुमाने में वो होगी माइनस का पी ई कॉस। तो मान लो इस डायपोल को हम इन्फिनिटी से लाएं और इसको रोटेट करा दें हमने वहां, तो रोटेट कराया है तो अब आपको पूछा जाए टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी ज्यादा स्टोर हो जाएगी इसमें, वो आपको बताना है। तो पहली पोटेंशियल एनर्जी तो वही जो लाने में स्टोर हुई है, माइनस का पी, प्लस दूसरी पोटेंशियल एनर्जी जब आप इसको रोटेट कराओगे तो ऐड होगी। तो रोटेशन में जितना हम वर्क करेंगे वही वर्क तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा रोटेशनल पोटेंशियल। तो हम कहेंगे इफ डाइपोल इज रोटेटिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद एंगल थीटा, देन द टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U इक्वल टू यू नॉट, लाने में पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई है, प्लस W, W क्या है, रोटेट कराने वाला वर्क, तो रोटेट करने में जितना वर्क होगा उतनी ही रोटेशन में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो यू नॉट प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू का फॉर्मूला हमने कल ड्राइव करा तो बढ़ गया, P के अंदर मल्टीप्लाई करी, P माइनस P प्लस कैंसिल हो गया, ये U का फॉर्मूला आया माइनस P कॉस, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी जब आपने डाइपोल को इंफिनिटी से लाया और उसको उसमें रोटेट किया। आप समझ आ गया? ठीक। अब इसमें हम कुछ केस देख लेते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है cos थीटा पर, यानी थीटा पर। एंगल अगर चेंज होता जाएगा इसका तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी।
तो हम देख लेते हैं कितने कितने एंगल पर कितनी कितनी पोटेंशियल है, ठीक है। तो केस वन ले लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, आपने रोटेट ही नहीं करा है, ये रोटेशनल एंगल ही होता है थीटा, मतलब आप केवल लेकर ही आए हो, रोटेट ही नहीं करा रहे। अगर थीटा 0 है तो ऐसे ही तो रखा है ना, आपको रखा ही इक्विलिब्रियम में रखा है, कहाँ रखा है, इक्विलिब्रियम में। आ गया। तो थीटा अगर इक्विलिब्रियम, मतलब डायपोल अगर इक्विलिब्रियम में रखा है, इक्विलिब्रियम मैंने बताया था क्या होता है, जब पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, जब लाओगे तो सेम डायरेक्शन में होंगे, तो थीटा 0 है। तो अब बताओ उस समय तो केवल वही पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना जो केवल लाने में हुई है, केवल लाने में जो वर्क हुआ है केवल वही पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि रोटेट तो कराया ही नहीं, अगर थीटा 0 है तो कितनी आनी चाहिए, माइनस का पीई जो आई थी अभी, देखो वही आएगी। जब यहाँ रखोगे ना माइनस पीई कॉस 0, तो कॉस 0 बंद हो जाता है, आपको पता है कॉस 0 बंद हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का पी इंटू, ठीक है, नोट कर। ये जो डायपोल की स्टेट होगी, ये कैसी स्टेट है, जब डायपोल ऐसे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड कंडीशन, कौन सी स्टेट है, ये स्टेबल स्टेट, अनस्टेबल नहीं है ना, ये स्टेबल स्टेट। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है स्टेबल स्टेट में, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि 0 डिग्री है ना, घुमाया ही नहीं, थोड़ा सा भी घुमा दो तो पोटेंशियल एनर्जी और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, तो इससे तो हमेशा ज्यादा ही आएगी हर बार पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, देखो ये माइनस का पी है, ध्यान देना निगेटिव है पोटेंशियल एनर्जी, कैसी है, नेगेटिव, तो ये मिनिमम है, ये कैसी है, मिनिमम। अब मान लो केस 2 पे बात करते हैं, अगर थीटा कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, अब आपने इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, रखना जरा, माइनस पी टी कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। आप बताओ उसमें, जीरो से छोटा कौन होता है, नेगेटिव होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी कोई वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी ना है कि ये डायरेक्शन बता रही है इसकी, पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी होती है एनर्जी, और एनर्जी नेगेटिव आ रही है इसका मतलब जीरो से भी छोटी है, जीरो पॉजिटिव हो गया, मतलब पॉजिटिव नहीं, जीरो तो बड़ा हो गया ना माइनस वाला, तो इसको मिनिमम नहीं। देखो ये जो जीरो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, जीरो कब आया है, जब 90 डिग्री पर डायपोल आ गया है। अब मान लो इमेजिन करो कि जो डायपोल हम ऐसे ला रहे थे सीधा सीधा, उसको 90 डिग्री से ही हम उठाकर ला रहे हैं, मतलब इसको मैंने यही 90 डिग्री पर रोटेट करा दिया, मतलब ये ऐसा हो गया डायपोल, मान लो अभी प्लस का क्यों ऊपर, माइनस का क्यों नीचे, और अब इसको ऐसे उठाकर लाओ आप, तो जब 90 डिग्री पर ही उठाकर लाओगे तो यहाँ भी 90 डिग्री पर ही आएगा, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो आएगी, क्यों, क्योंकि जब आप 90 डिग्री पर लेकर आओगे तो ऊपर वाला जो प्लस का क्यू चार्ज है और जो नीचे वाला माइनस का क्यू चार्ज है, पहली बात तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, कोई भी एक्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। दूसरी बात ये प्लस क्यू पर कौन वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, अभी बताया था प्लस क्यू पर तो एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी ना हमें, क्योंकि वो तो अपोजिट है ना उस इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्यू पर कौन वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क और निगेटिव, मतलब माइनस का क्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क, माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है और प्लस क्यू पे एक्सटर्नल फोर्स, दोनों का वर्क यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, सेम, और एक का होगा पॉजिटिव और एक का क्या होगा, नेगेटिव, और होगा सेम क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो एक का पॉजिटिव पर और एक का नेगेटिव पर टोटल वर्क निकालोगे जीरो, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, ऐसे समझ सकते हो पोटेंशियल एनर्जी, अब समझ आ गई। केस थर्ड की बात करते हैं, मान लो मैंने इसे अब 90 नहीं 180 डिग्री रोटेट करा दो, थीटा की वैल्यू क्या ले लें, तो 180 डिग्री पर हुआ क्या, ये जो डाइपोल ऐसे था और पी की डायरेक्शन ये थी, वो ऐसे हो जाएगा और पी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और फिर मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाए और डाइपोल मूवमेंट इधर हो जाए तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, अनस्टेबल, ये अनस्टेबल कंडीशन।
इस केस में पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आनी चाहिए, क्योंकि अनस्टेबल कंडीशन है ना, ये अनस्टेबल कंडीशन है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा स्टोर हो चुकी है उसके अंदर, हिल रहा है ऐसे में, थोड़ा सा भी सब मौका मिलेगा ये फिर से रोटेट कर जाएगा जैसा है। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। बात समझ आ रही है? ऐसे कर दोगे तो जीरो हो जाएगी ना, ये तो 90 डिग्री वाला कैसे हो गया ना 270 पे, और 360 का तो यही केस हो गया पहला वाला, जीरो वाला। बात समझ आ रही है? तो 180 डिग्री पर मैक्सिमम आनी चाहिए, देखते हैं कितनी आएगी वो, Q बराबर माइनस टीपी कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू बताओ, माइनस में, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी पॉजिटिव टीपी। अब बताओ, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू सबसे बड़ी है, ये पॉजिटिव पी सबसे बड़ा है नहीं है? तो हमने कहा था ये वाली जो एनर्जी होगी ये कैसी होगी, मैक्सिमम एनर्जी। तो आपसे डायरेक्ट एमसीक्यू पूछेंगे कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में मैक्सिमम कितनी होती है, तो आप बताओगे पीई, किस एंगल पर होती है, 180 डिग्री की। एक माइंड में आपको प्लीज सेट होना चाहिए। पोटेंशियल से रिलेटेड सारे डेरिवेशन कर लिए, और जैसे जैसे टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल आते हैं वो भी हम करते हैं पोटेंशियल से। अब आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा इस चैप्टर में, कैपेसिटर। लेकिन उसको कराने से पहले जो पोटेंशियल के और न्यूमेरिकल अभी रह रहे हैं एनसीईआरटी के, जो टॉपिक वाइज नहीं थोड़े अलग है, उनको कराएंगे पहले, कल कल या परसों 2 दिन में होंगे। उसके बाद हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर, ठीक है? तो आज के लिए इतने। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इनफाइनाइट से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर रोटेट कराते हैं तो उसके अंदर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाती है। तो क्या फॉर्मूला बताया गया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, U इज इक्वल टू माइनस का पीई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बताया गया था। अब मिनिमम मैक्सिमम की बात की गई थी, तो बताना जरा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होती है और मैक्सिमम कब होती है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी डाइपोल के अंदर, कितने डिग्री एंगल पर, जीरो पर, मतलब आप केवल उसको इंफिनिटी से ला रहे हैं, रोटेट नहीं करा रहे हैं, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो जाएगी, माइनस का पी इंटू ई, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। मैक्सिमम की बात कब की गई थी, जब हमने उसको रोटेट करा दिया था कितना, 180। जीरो जो कंडीशन होगी ना, 0 डिग्री एंगल की डाइपोल में, उसको कहते हैं क्या, स्टेबल कंडीशन। ये स्टेबल कंडीशन है। इस केस में जो डाइपोल मूवमेंट यानी पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। 180 डिग्री जो है ये अनस्टेबल कंडीशन है, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट हो जाते हैं, तो डाइपोल अनस्टेबल हो जाता है। और इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी वो प्लस के पॉजिटिव पीई आई थी, जो कि मैक्सिमम थी। ठीक है, हमारे बात समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का। कब, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर रोटेट कराया जाए, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, जेई मेंस 2019 का। ठीक है, इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो उसको हम देख लेते हैं। JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप एकदम कर देंगे इसको, अगर आपको कॉन्सेप्ट सब समझ में आ गया ना, तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन लिखो जरा, फिर मैं बोर्ड पर समझा दूंगा। कह रहा है 1000 वोल्ट पर मीटर, 1000, 1000 वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 10 टू द पावर -29, 10 टू द पावर -29 कूलाम मीटर वाला एक वैद्युत द्विध्रुव, 10 टू द पावर -29 कूलाम मीटर वाला एक वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के साथ
45 डिग्री का कोण बनाते हुए 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ट्राई करें इसको, पढ़ के ट्राई करें, देखो हो रहा नहीं हो रहा है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट 10 टू द पावर माइनस के 29 कूलाम इंटू मीटर is placed in uniform electric field 1000 volt per meter, uniform electric field 1000 volt per meter at an angle 45 degree to the electric field, 45 degree to the electric field. Calculate the electric potential energy of electric dipole. Calculate the electric potential energy of electric dipole. देखो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बस आपको कुछ नहीं करना। क्या बोला गया है, कह रहे हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है हमको, ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी और इसकी वैल्यू गिवन है। कितने कितनी वैल्यू गिवन है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की? 1000 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है और न्यूटन पर कूलाम भी होती है। ये वोल्ट पर मीटर कहां से आया पता है? आप आपने रिलेशन जो पढ़ा था ना, ई बराबर बी अपॉन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट, पोटेंशियल की वोल्ट होती है, और आर मतलब डिस्टेंस यानी मीटर। तो यहां से इन्होंने यूनिट लिखी वोल्ट पर मीटर। बात समझ आ रही है? तो वोल्ट पर मीटर भी आया हुआ है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ही वैल्यू होगी। ठीक है, इसमें एक डाइपोल रख दिया इन्होंने, देखो जैसे हमने आर्टिकल करा था बिल्कुल वही कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ये जो डाइपोल हमने रखा है वो 45 डिग्री पर रखा है। तो ये 45 किसकी वैल्यू हो गई? थीटा की। तो थीटा गिवन है 45 डिग्री। और कह रहे हैं ये जो डाइपोल है इसका डाइपोल मूवमेंट भी गिवन है। इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? पी। पी की वैल्यू गिवन है। पी कितना है? 10 की पावर माइनस का 29 कूलाम इंटू मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलाम, सी बड़ा है एम छोटा है। बात समझ में आ गई? तो कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी बताओ। क्या पूछा है? क्यों पूछा है बताओ? ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना। वी नो दैट, फॉर्मूला जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। क्या बताया गया था? U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। देखो फॉर्मूला बेस्ड है पूरा क्वेश्चन, इसमें वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉस 45 वैल्यू 1 नहीं थी, 1/√2, 1/√2। नहीं, कूलाम इंटू मीटर है, कूलाम इंटू मीटर बताया था। नहीं, आंसर आंसर मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। देखो पहला ऑप्शन गिवन है आपका -9 इंटू 10 की पावर -20 जूल। सेकंड ऑप्शन है -10 इंटू 10 की पावर -29 जूल। थर्ड ऑप्शन है -20 इंटू 10 की पावर -18 जूल। और फोर्थ ऑप्शन है -7 इंटू 10 की पावर -27। एक ऑप्शन इसमें से ठीक है, बताओ कौन सा आया है?
करेक्ट ऑप्शन बताओ, उसमें वैल्यू रखकर मल्टीप्लाई तो करनी है, करना क्या है? तो देखो माइनस पी की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर माइनस के 29। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 की पावर 3, 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और cos 45 में यानी 1/√2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 की वैल्यू रख देंगे ना, 1.41 होती है √2 की वैल्यू, और इसको जब ऐड करोगे तो ये पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 26। इसको जब यहाँ से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ जरा, डिवाइड करके बताओ, 100 कर दो ऊपर, और फिर डिवाइड करो 1 को 100 से, पॉइंट लगाकर 0,000 कर दो इसको, तो कितना आएगा ये, 8 या 7, 0.8 या 7, 8 बन जाए 8, 8 4 जा 32, 3 7 आएगा, बस 0.7 रन दो, तो 0.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 26। देखो पॉइंट हम इधर ले आएंगे ना, क्योंकि ऑप्शन में पॉइंट में नहीं है आंसर, ऑप्शन में आंसर पॉइंट में नहीं है, तो पॉइंट को हम इधर ले आएंगे, तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 7 इंटू, जब पॉइंट इधर आएगा तो पावर क्या हो जाएगी, एक एक बढ़ जाएगी, तो 10 की पावर माइनस के 27। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, डी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इतना इजी क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ट्राई करेंगे, ये भी जेई मेन 2019 में आया है। क्वेश्चन में बोला गया, देखो ट्राई करके बताना, कह रहे हैं एक हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, ऐसे करके ट्राइंगल दिया गया है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है विद टू साइड सेम, इसकी दो साइड सेम है, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु का मतलब टू साइड सेम है, और राइट एंगल है, समकोण का मतलब राइट एंगल, मतलब ये वाला एंगल 90, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इस पर इस वाले कॉर्नर पे चार्ज रखा है प्लस क्यू, कैपिटल क्यू, इधर रखा है प्लस क्यू, इधर रखा है प्लस क्यू। तो क्वेश्चन में बोला गया है तीन आवेश Q प्लस क्यू तथा प्लस क्यू एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्षों पर रखे गए हैं, यदि निकाय की नेट विद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य है। कह रहे हैं इस पूरे सिस्टम की जो नेट पोटेंशियल एनर्जी है, पूरे सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है, इज जीरो, ये बोला गया है, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q, इस कैपिटल Q की वैल्यू आपको फाइंड करनी, करके दिखाओ जरा कैसे होगा, ट्राई करो। तीन चार्ज का एक सिस्टम दिया हुआ है, कह रहे हैं नेट पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इस कैपिटल Q की वैल्यू आपको फाइंड करनी, ठीक है, पोटेंशियल जीरो नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, हाँ इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी ना कुछ, वो जीरो है, तो कह रहे हैं वैल्यू बताओ Q की, कैपिटल Q, यहाँ कितना चार्ज है, देखो मैं कराता हूँ। सबसे पहले बोला गया है क्वेश्चन में कि ये जो है ना, ये कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है, मतलब आइसोसेलेस का मतलब अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी कितनी है, ये दो साइड ही आपको सेम दिखाई दे रही है, इसको इसके साथ तो सेम करना मत, दो ही हो सकती है ना सेम, ये वाली डिफरेंट होगी, ठीक है। तो जब ये मैंने ए मान ली, क्वेश्चन में नहीं दिया था कि ए मान लो या कुछ मान लो, साइड दी नहीं थी, बस इतना बोल दिया कि सेम है, तो मैंने क्या मान लिया, ए। तो देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब भी अपने पास से कोई चीज मानते हैं ना क्वेश्चन में, तो आंसर में वो चीज नहीं आती है फिर, क्योंकि ये आपने खुद से माना है, तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी आप जब सॉल्यूशन करोगे, तो मानी हुई चीज आंसर में नहीं आती है, आंसर में वही चीज आती है जो गिवन है, चार्ज गिवन है ना, प्लस क्यू, तो इसी की टर्म में आंसर आएगा, और कुछ दिया ही नहीं है तो और कुछ नहीं आएगा आंसर, बात समझ में आ रही है, तो हमेशा याद रखना इसको, जो अपने पास से मानोगे वो कैंसिल हो जाएगा लास्ट में जाके। तो मैंने मान लिया कि ये वाली साइड ए है, तो ये भी कितनी हो गई, ए हो गई, तो ये कितनी होगी बताना, ये एंगल 90 है, तो ये कितनी हुई है, √2a हो गई, बिल्कुल सही। कैसे निकाला, पाइथागोरस लगा दी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर है ए स्क्वायर, बेस है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे रूट में रह गया 2 और ये आ गया बाहर, सही है।
हाइपोटेनियस रूट टू ए आ गया। अब यहां ये जो बोला गया है स्टेटमेंट, देखो इसको ध्यान से सुनो, कह रहे हैं नेट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ाई गई थी, क्या होता है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई थी ना, कि जो वर्क करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे करके बताया था। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाया था, ड्राइव भी कराया था। बस वो अगर फॉर्मूला आप जानते हैं तो ये हो जाएगा। क्या फॉर्मूला था देखो, नोट्स में देखो पीछे अपने नोट्स में देख के बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ये तो फोर्स का बता रहे हो आप। हाँ, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। केवल R था, R स्क्वायर नहीं था। और यहाँ Q1 Q2 विद साइन लिए गए थे, है ना। ये फॉर्मूला मैंने कराया था, याद है। अब ये फॉर्मूला देखो कितने चार्ज के लिए है। मैंने कहा था दो से अगर ज्यादा चार्ज दिए हो तो आप दो दो के ग्रुप बना लेना, और दो दो के ग्रुप बना के पोटेंशियल एनर्जी निकाल देना। तो पहले मैं इन दोनों चार्जेस को ले लूंगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख दूंगा, फिर इन दोनों को ले लूंगा, और फिर इन दोनों को लूंगा। जब इन दोनों को लोगे तो आर क्या होगा? ए। इनको लोगे तो भी आर क्या होगा? ए। और जब इनको लोगे तो आर क्या होगा? √2 ए। बात समझ में आ गई? तो तीनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके बराबर में क्या लिख दूंगा? क्या है देखो, 0 है। बस फिर वहां से क्यू की वैल्यू आ जाएगी, इतना आसान। पोटेंशियल एनर्जी आती है लगानी तो कर लोगे। तो मैं देखो पहले लगाऊं इसके लिए, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, मैं पहले इसके लिए अप्लाई करूं डायरेक्ट। तो देखो दो चार्जेस हैं, तो पहले लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाली टर्म तो कॉमन आने वाली है सब में से, तो इसको बाहर ले लें। सही है, तीनों में कॉमन आएगी। तो इसके लिए लगाओगे तो क्या आएगा? Q1 Q2, तो Q1 Q2 अपॉन में R। R क्या है? पहले के लिए लगा दिया। अब इन दोनों के लिए लगाओ, प्लस ये तो बाहर आ गया, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो क्या हो जाएगा ये? Q स्क्वायर। अरे समझ गया ना, Q1 Q2, और अपॉन में क्या है? A। ठीक है, सही है। ये आ समझ में? अरे फॉर्मूला लगाएगा ना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 लगाएगा यहाँ पर। तो Q1 कितना है इन दोनों के लिए? Q ही तो है। और Q2 कितना है? Q। Q के Q से इंटू करेगा तो क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर आ जाएगा ना। ये टर्म कॉमन ले ली है, फॉर्मूला अलग अलग लगा रहे हैं तीनों के लिए, कॉमन आ जाएगा। ये तो मैंने बचा दिया एक लाइन, ठीक है। नीचे क्या आएगा बताओ? ए। किसके लिए लिखवा आप? इन दोनों चार्जेस के लिए लिखवा, क्या आएगा? क्या लिखूं? कौन सा Q? कैपिटल Q, स्मॉल Q, अपॉन में √2 समझ गया ना। और ये आगे जो आएगा 1/4 वो कॉमन। तो ये बस इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। और ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला गया है क्वेश्चन में? 0 है। तो इक्वल में क्या लिख देंगे हम? 0 लिख देंगे। अब ये वाली पूरी टर्म तो 0 हो नहीं सकती, तो कौन सी टर्म 0 होगी? ये वाली। तो इस पूरे को आप किसके इक्वल कर देंगे, और इसको यहाँ से हटा देंगे, या ऐसे समझ लो कि ये पूरी वैल्यू कहाँ चली गई? 0 में। हालांकि गई नहीं है, मैंने समझाया था उस दिन कि ये वैल्यू 0 थोड़ी ना होगी, इसकी वैल्यू तो जानते हैं 9 × 10⁹ तो आंसर 0 है, इसका मतलब कौन 0 होगा? ये 0 होगा। तो इसको 0 के इक्वल रख देंगे, या इजी तरीके से समझ सकते हो, ये सब 0 में गया। तो बचा क्या? तो देखो इसमें भी कुछ कॉमन है क्या? तीनों टर्म में क्या कॉमन है? स्मॉल Q अपॉन A कॉमन है। तो यहाँ क्या बचा? Q अपॉन, बस Q ही बचा है ना, अपॉन में 1। यहाँ Q बचा ना एक, प्लस Q बचा ना, Q अपॉन ही तो बाहर है ना। यहाँ क्या बचा बताओ? ये भी फिर से बता, वो लिखो। हमें फाइंड क्या करना है? कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी है। क्या नहीं निकाल सकते यहाँ से? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, Q कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो कैपिटल Q कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बचा? 1 + 1/√2। ये प्लस Q उधर भेज दो, माइनस का Q हो जाएगा। और ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में कहाँ चली जाएगी इसके? हमें कैपिटल Q निकालना है, तो इसको अकेला करना पड़ेगा ना यहाँ पर, बाकी सारी वैल्यू उधर फेंकनी पड़ेंगी इक्वल से। तो यहाँ से मैंने Q को कॉमन लिया, और ये लिखा, इसको इधर ले गया, और इस पूरे को इसके नीचे ले जाऊंगा। तो Q की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का Q अपॉन में 1 + 1/√2। इसको या तो यही आंसर छोड़ दो,
या करना चाहो तो इसके नीचे 1 मान के एलसीएम कर लो, फिर √2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसके नीचे 1 मानोगे, मल्टीप्लाई करोगे, नीचे √2 आएगा, एक्स्ट्रा वाली टर्म कहाँ आ जाती है, तो Q√2, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा √2, और इसकी इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो। यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ जरूरत नहीं रखनी, क्योंकि यहाँ क्यू की वैल्यू भी नहीं पता ना, आंसर तो क्यू में ही आने वाला। तो देखो जो मैंने साइड मानी थी ए, क्या वो आंसर में कहीं दिखाई दे रही है आपको, आंसर में कहीं नहीं आया ना, इसका मतलब साइड आप ए मानो, बी मानो, एक्स मानो, वाई मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मानी हुई चीज आंसर से हट जाएगी। क्वेश्चन में बोला है डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, डायपोल मोमेंट दिया है पी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस पी नॉट एक्स कैप, ये डायपोल मोमेंट दिया हुआ है एक डायपोल का, और कह रहे हैं एक डायपोल जो है ना वो, चलो मैं बोल देता हूँ, क्वेश्चन लिख लो पहले आप। देखो देखो द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण मतलब डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, ये लिखो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, वाला वैद्युत द्विध्रुव, वाला वैद्युत द्विध्रुव मूल बिंदु पर स्थित है, मूल बिंदु पर स्थित है, इसके कारण इसके कारण y अक्ष पर मूल बिंदु से, इसके कारण y अक्ष पर मूल बिंदु से स्मॉल d दूरी पर, y अक्ष पर मूल बिंदु से स्मॉल d दूरी पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। ऑप्शन दिए हुए हैं 4 है ना, ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूं, हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। पहले आप क्वेश्चन पढ़ो और समझो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे, बहुत ईजी है, पढ़ाया गया है ये सब। कह रहे हैं एक डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू वाला ना, उसको कहाँ रखा गया है, मूल बिंदु पर। मूल बिंदु कहाँ होता है, एक्स वाई एक्सिस वाला जो ग्राफ होता है उसका सेंटर पॉइंट मूल बिंदु होता है, तो कह रहे हैं उसको हमने मूल बिंदु पर रखा है, तो बना लेते हैं। देखो इसमें इस क्वेश्चन में बस डायग्राम जिस बच्चे ने बना लिया ना, वो समझ लो क्वेश्चन कर देगा, डायग्राम का ही खेल है बस, ठीक है। तो ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया, ये प्लस एक्स है और ये क्या है बताओ, माइनस एक्स, ये प्लस वाई और ये, तो मूल बिंदु किसको कहते हैं, इसको कहते हैं ना। तो यहां पर इस ओरिजिन पर एक डाइपोल रखा है, और डाइपोल को ऐसे बताया गया है, देखो माइनस पी नॉट एक्स कैप, ये एक्स कैप क्या है, डायरेक्शन है, कौन सी एक्सिस में, एक्स एक्सिस में डायरेक्शन है, लेकिन माइनस भी लगा हुआ है ना देखो, तो मतलब कौन सा वाला एक्स एक्सिस है, प्लस वाला माइनस वाला, माइनस वाला, मतलब जो डाइपोल है उसके डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस एक्सिस की, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है। डाइपोल मूवमेंट कहां से कहां होता है बताओ, डाइपोल के अंदर, हाँ, ये माइनस क्यू होता है और ये प्लस क्यू, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ, ये होता है। तो कह रहे हैं हमारा जो डाइपोल है उसकी डाइपोल की डायरेक्शन की, जो माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, ये है ना डायरेक्शन डाइपोल की, ये किधर की तरफ है, माइनस के एक्स एक्सिस की तरफ। तो इस डायरेक्शन को माइनस के एक्स एक्सिस की तरफ कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, देखो यही तो होगी, माइनस के एक्सिस की तरफ यही तो होगी, है ना। तो अब इसका अगर डाइपोल बनाया जाए तो कैसे बनेगा, हाँ, तो इधर क्या आएगा, माइनस क्यू, और इधर क्या आएगा, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ ही तो होती है, और माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ऐसे करके डाइपोल इसमें रखा जाएगा। तो ये वैल्यू बस कुछ नहीं बता रही थी, ये बस ये बता रही थी कि डाइपोल रखा कैसे है आप,
जो पी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, मतलब उधर माइनस क्यू आएगा और इधर प्लस क्यू। कितना बता दिया। अब जब डाइपोल आपने प्लेस कर दिया तो कहना है वाई एक्सिस पर डी डिस्टेंस पर चले जाओ आप, डी स्मॉल डी डिस्टेंस चले जाओ और यहां को ये क्या ले लो, पॉइंट पी ले लो। और अब इस पी पॉइंट पर आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कितनी होगी, और एक इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल बताना है कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या बताओ, डाइपोल के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं किया है क्या हमने? किया है। डाइपोल के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं करी है? करिए। तो दोबारा क्यों करेंगे, डायरेक्ट उसी का यूज करेंगे। तो ये कौन सी पोजीशन है, इक्वाटोरियल पोजीशन है। तो इक्वाटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कराई गई है और इक्वाटोरियल पर पोटेंशियल भी कैलकुलेट कराया गया है। कितना आता है पोटेंशियल इक्वाटोरियल पर? ये कमी है पढ़ाई ना करने की, घर जाके पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो बताओ कितना आता है ना पोटेंशियल इक्वाटोरियल पर, डाइपोल के इक्वाटोरियल पर पोटेंशियल कितना आता है? क्या बताया गया था, बताओ बताओ। जीरो आता है, क्योंकि यहां से भी डिस्टेंस बराबर आएगी, यहां से भी बराबर, जो भी आएगी आएगी तो बराबर। तो जब डिस्टेंस बराबर होगी तो एक का पोटेंशियल पॉजिटिव एक का नेगेटिव सेम, तो टोटल पोटेंशियल जीरो हो जाता है इक्वेटोरियल का। शायद नहीं बताया था। तो जो इन्होंने पूछा है कि पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्वेटोरियल कंडीशन बन गई। तो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में दो जगह पोटेंशियल जीरो है, अब दोनों तो सही होंगे ना, एक ही तो सही होगा, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको निकालनी पड़ेगी। मतलब दो ऑप्शन तो करेक्ट होगा, इतनी इतनी बात सही, क्योंकि उनमें पोटेंशियल जीरो दिया ही नहीं है। तो दो करेक्ट, दो गलत हो गए, तो दो में जीरो दे रखा है, तो बाकी के दो में आप जीरो दे सकते, उसको निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी पड़ेगी। तो इक्वाटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया गया है, अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट लिख दो, वरना फिर डेरिवेशन करना पड़ेगा पूरा। तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे कि हमने आपको करा रखा है डेरिवेशन। बता सकता है कोई कितनी आती है? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वाटोरियल पर, चैप्टर 1। हाँ हाँ, बी अपॉन आर कैसे बता रहे थे तुम? कितना था? इक्वाटोरियल पे इतनी आती है डाइपोल के, क्यों आता है? हाँ, पी अपॉन आर क्यूब, 2p होता है। क्या होता है, पी 2p? 2p एक्सेस पे होता है ना। हाँ, तो अक्षीय स्थिति पर 2p होता है, निरक्षीय पे p होता है। शायद अक्षीय पे p होता है, इस पे 2p होता है, चेक करो, है चेक कर लो। p ही होता है, निरक्षीय पे p होता है, अक्षीय पे 2p होता है, ये सही लिखा हुआ है। तो देखो, चेक कर लेना। हमारे पास यहाँ आर थोड़ी ना है, यहाँ आर की जगह क्या है, डी है ना डिस्टेंस, तो भाई वहां डिस्टेंस आर थी, यहाँ डी है, तो आर की जगह क्या आ जाएगा। और अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी वेक्टर अपॉन में क्या आ जाएगा, डी क्यू। ठीक है, तो पोटेंशियल हो गया जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इतनी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के यूज कर लिया। तो ये दोनों वैल्यू दी हुई हैं आपके ऑप्शन, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये देखो निगेटिव एक्सिस में है ना पी वेक्टर, ये पी वेक्टर इधर जा रहा है ना माइनस एक्स में, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। डी ऑप्शन में पोटेंशियल जीरो दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी दी, नोट कर लो। हाँ पी है, वो पता है। तो देखो बस इसमें डाइपोल आपको प्लेस करना था, अगर डाइपोल आपने सही से रख दिया तो फिर तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर दोनों चीजें फाइंड करनी है। हाँ, वैसे वाले क्वेश्चन कम आते हैं वैल्यू वाले।
हाँ, ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन डेरिवेशन। ठीक है, अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं 2.17 जो रह गया था कराना। अब कर दूं उसको। देखो अगर बुक हो आपके पास तो एनसीईआरटी का 2.17 क्वेश्चन निकाल लो। है बुक? देखो 2.17 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोलना जरा। रैखिक आवेश घनत्व लेमडा वाला एक, यही है, देखना पढ़ो। रैखिक आवेश घनत्व लेमडा वाला एक बेलन है, ठीक है। तो देखो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन में बोला है रैखिक आवेश घनत्व लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है। रैखिक आवेश घनत्व इसी को बोलते हैं ना, लेमडा को। ये क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब चार्ज जो है वो कैसा है, एक लाइन पर है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आवेश घनत्व लेमडा वाला एक लंबा आवेशित बेलन दिया है और बेलन के ऊपर चार्ज है लेमडा, है ना। तो कह रहे हैं बेलन एक खोखले समाक्षीय चालक बेलन द्वारा घिरा है। अच्छा, दो बेलन है, दोनों बेलनों के बीच के स्थान में विद्युत क्षेत्र कितना है? देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, आ सकता है। कह रहे हैं एक बेलन है हमारा, ठीक है। ये लॉन्ग बेलन है और इस बेलन पर जो चार्ज है वो है लेमडा। तो लेमडा क्या होता है बताओ? लेमडा हम जानते हैं क्यू अपॉन एल होता है। तो हम निकाल सकते हैं कितना चार्ज होगा। तो क्यू कितना आएगा, एल को इधर ले जाओ, लेमडा इंटू, तो लेमडा इंटू एल चार्ज है इस पर बेलन पे। और ये देखो पॉजिटिव है ना, तो चार्ज कैसा होगा? इस सिलेंडर पर ऐसे करके हमने क्या बना दिया, पॉजिटिव चार्ज बना दिया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है। अब कह रहे हैं ये, अगर मैं आपसे पूछूं सिलेंडर की एक्सिस किधर है, तो ये एक्सिस है ना इसकी, देखो। अब इस एक्सिस के समाक्षीय, समाक्षीय का मतलब होता है एक सिलेंडर और है और उस सिलेंडर की एक्सिस भी यही है, तो ऐसे केस को कहा जाता है समाक्षीय, सेम है एक्सिस दोनों सिलेंडर की, है ना। जैसे सर्कल होते हैं, इसेंट्रिक सर्कल, जैसे इसेंट्रिक सेंटर वाले है ना। जैसे एक सर्कल है ये, एक इसके बड़ा वाला सर्कल है, इस बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर यही है जो छोटे वाले का है। ऐसे ही ये छोटे वाले सिलेंडर की एक्सिस है और एक इसके बाहर क्या है, बड़ा सिलेंडर है, और बड़े वाले की सिलेंडर की एक्सिस यही है जो छोटे वाले, तो एक्सिस सेम है, एक्सिस सेम। बड़े वाले सिलेंडर पर चार्ज कितना होगा ये नहीं बताया गया। सिलेंडर पे बस अंदर वाले सिलेंडर पर चार्ज है, बड़े वाले सिलेंडर पर चार्ज नहीं दिया गया क्वेश्चन। तो कह रहे हैं अब ये छोटा सिलेंडर और ये बड़ा सिलेंडर, इनके बीच में स्पेस है ना, खाली खाली जगह है। उस खाली जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी। मान लो एक पी पॉइंट मान लेता हूं मैं इनके बीच में कहीं स्पेस में, तो इस पी पॉइंट पर आपको क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर है ना इंडक्शन लगेगा। इंडक्शन का क्या मतलब होता है, देखो समझो। अगर अंदर वाले सिलेंडर पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो बाहर वाला सिलेंडर है उस पर क्या होगा, कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा।
क्योंकि पॉजिटिव की वजह से बाहर वाले सिलेंडर का सारा माइनस एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इसको कहेंगे बाय इंडक्शन। अगर इस पे पॉजिटिव है तो इस वाले सिलेंडर पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब अंदर वाले सरफेस पे, इस सिलेंडर के अंदर वाले सरफेस पे क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। और बाहर वाले सरफेस पे क्या आएगा इसके सिलेंडर के? पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब चार्ज बट जाएगा। कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, देखो इसको समझो, हम आगे पढ़ेंगे इसको। जैसे मान लो कोई ये मेटल का पीस रखा है, तो ये एक मेटल का पीस रखा है। इस मेटल के पीस, ये न्यूट्रल है, अभी इसको कोई चार्ज नहीं है। तो कोई चार्ज ना होने का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों क्या है? बराबर है। इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही क्या है? प्रोटॉन। इसके पास में आपने कोई चार्ज बॉडी लेकर आ गए, इस पे चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके पास आएगी ना, तो इसका जितना भी निगेटिव चार्ज है वो एक साइड आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन। और जितना भी पॉजिटिव है वो सारा इधर चला जाएगा, क्योंकि रिपल्सन हो जाएगा। तो जो बॉडी न्यूट्रल थी वो अब पोलराइज हो गई, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। मतलब जितना भी उसका नेगेटिव था वो एक तरफ हो गया, और जितना पॉजिटिव था वो एक तरफ हो गया। तो इसको इंडक्शन भी बोलते हैं और बॉडी का पोलराइजेशन बोलते हैं। इंडक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वजह से ये पोलराइजेशन हुआ है। तो इसको प्रेरणा बोलते हैं, प्रेरणा। इससे प्रेरणा लेकर ये दोनों आपस में बट गए। तो ये इंडक्शन का आपका फिनोमिना हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओ सॉरी, इंडक्शन आप आगे पढ़ोगे। म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन होता है, और एक और होता है सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन दो तरह के इंडक्शन होते हैं, है ना? ये यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन आगे पढ़ोगे मैग्नेटोस्टैटिक में, ठीक है? अब इधर देखो, क्यू की वैल्यू हमने लिख दी लैम्डा एल। अब अंदर वाले सिलेंडर पे चार्ज था, जिसकी वजह से बाहर वाले सिलेंडर के इनर सरफेस पे निगेटिव आया और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव आएगा, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि अंदर वाले पे पॉजिटिव है, बाहर वाले पे निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर भी बनेगी, है ना? तो आपको क्या करना है, इस पी पॉइंट पर, ये जो पॉइंट हमने लिया है इसके बीच में, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ये जो पी पॉइंट। तो बताओ क्या मेथड यूज करते थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी आपने चैप्टर फर्स्ट में। प्लेट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, गोले के पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, गोले के बाहर निकाली थी, सरफेस पर निकाली थी, अंदर निकाली थी, एक वायर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। तो कैसे निकालते थे, मेथड क्या था? वही मेथड लगेगा। सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करेंगे, फिर उससे क्या करेंगे? फ्लक्स निकालेंगे, है ना? पहले जनरल फॉर्मूले से फ्लक्स निकालो, फिर गॉस लॉ से फ्लक्स निकालो, और दोनों को क्या कर दो? बराबर कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ये तो कॉन्सेप्ट था, तो वही कर, है ना? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस पी पॉइंट पर क्या क्या बनेगा? गॉसियन सरफेस बनेगा। इस पी पॉइंट पर कोई गॉसियन सरफेस है क्या? नहीं है ना, ये तो बीच में है ना। तो गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? यहाँ सिलेंडर ही बनेगा। भाई एक बड़ा सिलेंडर, एक छोटा सिलेंडर, इसके बाहर पी पॉइंट ले लिया, तो ये यहाँ पे भी तो एक सिलेंडर ही बन जाएगा। कई सारे सिलेंडर हो जाएंगे, तो मैं बना नहीं रहा, आप समझ गए कि यहाँ पर हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है? फिर उस गॉसियन सरफेस पर क्या ले लेते हैं? एक स्मॉल, तो मैं ऐसे करके थोड़ा सा बना देता हूँ। ये ऐसे करके क्या बन गया? एक गॉसियन, ये गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस पे जो पॉइंट है वहां पर एक छोटा सा मैंने एलिमेंट कट करा, देखो। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही होगी बाहर, और इसका एरिया भी क्या होगा? इधर ही होगा। तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है ना? तो एंगल कितना हुआ? 0। तो आप क्या लगाओगे? फ्लक्स का फॉर्मूला। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ज्यादा सारी वापस थोड़ी थोड़ी, ठीक। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस कितना है यहाँ पर? 0। कॉस 0 क्या हो जाता है? 1। ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में डीए बचेगा। डीए क्या है? सरफेस एरिया सिलेंडर का। सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है बताओ? अगर मैं मान लूं कि ये जो रेडियस है गॉसियन सरफेस की, ये आर है, स्मॉल आर, यानी ये जो पॉइंट है वो स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, तो इस गॉसियन सरफेस वाला जो सिलेंडर है इसकी क्या होगा? एरिया कितना होगा बताओ? 2 पाई आर। एल जो है वो लेंथ है सिलेंडर की, ठीक है? ये आपने फ्लक्स निकाल दिया जनरल फॉर्मूले से। अब क्या लगाओगे?
तो देखो ऐसे करके भी आपके बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल आ सकते हैं, जरूरी नहीं है जो आपने कर लिया है वही आया। ऐसे सिलेंडर के अंदर सिलेंडर भी आ सकता है, ठीक है। हाँ, कि भैया हम तो वो रट के गए थे, वो आए ही नहीं यार। तो आपको मेथड पता होना चाहिए, कैसे भी आ जाएगा आप कर दोगे। देखो गॉस लॉ से यही होता है फ्लक्स। अब दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो बस। तो ये आ जाएगा ई इंटू 2 पाई RL इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, देखो कितनी थी, लेमडा एल। तो यहाँ लेमडा एल रख दो, एल से एल कैंसिल, 2 पाई R इसके नीचे, तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड वही नहीं है जो तार के पास निकाली थी आपने? देखो वही फॉर्मूला है जो वायर के पास आर डिस्टेंस पर निकाली थी। तो ये एक वायर ही तो है, इसी से आर डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं। वो तो कंफ्यूज करने के लिए आपको सिलेंडर वगैरह बना दिए गए हैं 4-5, आर्टिकल वही है ये। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, कुछ क्वेश्चन और देखने के बाद। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क से दिया जा रहा है, उसको आप करके लाएंगे, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं, उसको आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। और सभी लोग उसे करके लाएंगे जरूर। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 2.4। 2.4 देखो पढ़ो क्या है, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। 2.4 क्वेश्चन, वही न्यूटन पर गुलाम। दो होते हैं ना, वोल्ट पर मीटर भी बताया था मैंने, न्यूटन पर गुलाम भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, दोनों सही। पढ़ लिया? हाँ, तो देखो ये मैंने पीछे पहले कराया नहीं था आर्टिकल गोले वाला, गोलीय कोश वाला आर्टिकल कराया था ना, उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, सरफेस पे निकाली थी, अंदर निकाली थी। तो ये वही पूछ रहे हैं, कह रहे हैं 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर, चालक बोल दिया मतलब जो चार्ज होगा वो केवल सरफेस पे होगा, है ना। तो उसके सरफेस पे ही बोला है, कह रहे हैं इतना चार्ज है 1.6 10⁻⁷ कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो पहले पॉइंट में कह रहे हैं गोले के अंदर, दूसरे में कह रहे हैं गोले के ठीक बाहर, और सी पॉइंट में कह रहे हैं गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो बताओ गोले के भीतर कितना होगा, अगर चार्ज सरफेस पर है तो अंदर, गोले के अंदर, सेंटर पर नहीं अंदर, हाँ, तो कितना होगा, 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी ना अंदर, क्योंकि चार्ज तो सरफेस पर है, बताया था आर्टिकल में जब कराया था तो। और तो पहले पॉइंट का आंसर तो 0 आ जाएगा, गोले के अंदर 0। दूसरे पॉइंट में कह रहा है गोले के ठीक बाहर, तो गोले के ठीक बाहर का क्या मतलब है, हैं? गोले के बाहर भी नहीं होगी, गोले के बाहर तो होगी ना। तो गोले के बाहर नहीं बोला, गोले के जस्ट बाहर, जस्ट बाहर का मतलब हम सरफेस पे ही मानेंगे। बात समझ आ रही है? तो देखो ये 2.4 हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी का, तो इसका ए पॉइंट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी, क्योंकि गोले के अंदर तो 0 हो जाती है, सही है। बी पॉइंट में कह रहे हैं गोले के बाहर, बिल्कुल बाहर, तो बिल्कुल बाहर का मतलब हम जो डिस्टेंस लेंगे ना, वो जो गोले की रेडियस है उसी को मानेंगे, बिल्कुल बाहर का मतलब यही तो होगा पॉइंट। तो ये आर ही इस पॉइंट तक की डिस्टेंस हो जाएगी। तो फॉर्मूला आप लगाओगे, गोले के बाहर फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये था गोले के बाहर, मतलब सरफेस पर कहने वाला मतलब। और सी पॉइंट में कह रहे हैं सेंटर से 18 सेंटीमीटर दूर चले गए, कितना, तो इसको इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। तो यहाँ पूछ रहे हैं फिर, तो यहाँ कैपिटल आर की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा, बस खत्म।
बाकी वैल्यू आपको दी हुई है, चार्ज की वैल्यू दी हुई है, आप इसको नंबर में आंसर निकाल कर लाएंगे। चार्ज दिया हुआ है Q इक्वल टू कितना है 1.6 10 की पावर -7। पहला पॉइंट मैंने कर दिया, दूसरा और तीसरा पॉइंट आप करेंगे। और आर की वैल्यू भी दी है, कैपिटल आर की 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी हम नया टॉपिक कल स्टार्ट कर देंगे आपका कैपेसिटर। नमस्ते।